लाइफ के विशियस सर्कल में ना शादी एक बहुत ही बड़ा झमेला है, और अगर गलती से लव मैरिज हो जाए तो समझ लो बेड़ा ही कर गए। वो कहते हैं ना, इश्क दा गेड़ा ते खिकली दा खेला। इस खेल विच ना पहले तो बड़ा ही मजा आंदा है, लेकिन बाद में ना तो पकड़े बनता है ना छोड़े। लोग कहते हैं कि अगर इश्क मिल गया तो रब मिल गया, पर मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। मेरा पिंड, मेरा घर, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी इज्जत, मेरी सब कुछ। शादी करना मतलब सूली पर चढ़ना। ड्रीम गर्ल के सपने कब नाइटमेयर में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरी बात मानो तो मियां बीबी रेल की दो पटरी की तरह है, जिन पे शादी के बाद आफतों की मालगाड़ी दौड़ती रहती है। शादी वो जंजाल है जिसमें ना तो सुकून है ना ही मुक्ति। शादी ना हुई गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया। और तेनू सोच कैसे लिया कि मैं उस लफंडर को अपना जवाई बनाऊंगा? पापा जी, आप संतोष को गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ लिया? पापा जी बस, आज के बाद उसका इस घर में ना तो कोई जिक्र होगा और ना ही कोई जिक्र। तो एक नजर रखना अपनी बहन पे, वरना ये हमारी इज्जत को ना मिट्टी में मिला देगी। जी डैडी जी। प्रियंका, तेरे बिना खून सूख गया था। मैं तुझे देख के जान में जाना ही। मैं जाऊंगी तनु, मुझे अपने साथ ले चल, इस जेल से भगा ले चल। चल। प्रियंका, मम्मी, पापा, प्रियंका रुक। प्रियंका! प्रियंका रुक। प्रियंका रुक। प्रियंका! प्रियंका रुक। यही है। चल यहाँ से। चल चल तू बीच में मत आ, साइड चल। झगड़ा नहीं करना है, प्यार से समझाना है। समझ जाए तो ठीक है, वरना पुलिस आएगी। और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रियंका पुलिस के सामने इनके खिलाफ ही बोलेगी। दूसरी बिरादरी के लोगों के सामने हमें नीचा दिखाकर तूने अच्छा नहीं किया प्रियंका। एक दिन पछताएगी तो देखना। चलो एक। वीर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे अपने लोगों के लिए आवाज उठाना काम है मेरा, टेंशन मत ले। तुम दोनों की शादी का बंदोबस्त भी कर दिया मैंने। वीर जी, हमने शादी तो कर ली, लेकिन प्रियंका के घर वालों की तरफ मेरे घर वाले भी इंटरकास्ट मैरिज में नहीं मानते। उन्होंने प्रियंका को अपनाने से मना कर दिया है। तो टेंशन मत ले, मैंने तुम दोनों के रहने के लिए घर का इंतजाम भी कर दिया। मेरे रहते हुए तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। अब पुरानी बातें भूल जा। हमारी वेडिंग नाइट है और तेरे चेहरे से हंसी गायब है। इसमें भी कंजूसी। खुल के हंस, वरना जबरदस्ती करूंगा। जबरदस्ती? जबरदस्ती तुझे हंसाऊंगा। आज ना मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने उसको कभी नहीं बदल सकती यार। अब तो उसने सारी हदें पार कर दी हैं। किससे बात कर रही है?
मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कोई और मिल गया तेनू? मैं ना तेरे तरह नहीं आ लीचड़। कीचड़ बोल के जानू। सॉरी प्रियंका। डोंट टच। मैं ना और नहीं सहने वाली हूँ। अरे कहाँ जा रही है प्रियंका? ओए किधर जा रही है? आपका माल सही सलामत है जी, पहुंचा देंगे आपको। लेकिन मेरे पैसे कब पहुंचा रहे हो? ना जी ना, बिना तेल गाड़ी चलती है क्या? पहले मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वो भी कैश। क्या हो रहा है ये? दिखता नहीं क्या? सॉरी अंकल। बेटा तुझे कितनी बार बोला है कि दोस्ती है ना अपने बराबर वालों में की जाती है, और इन 2 कौड़ी के बच्चों की ना कोई औकात नहीं होती है। आप भी ना बच्चों को कोई ऊंच नीच की बातें सिखाता है क्या? तू चुप कर। आज के बाद इन बच्चों को घर में घुसने दिया ना, तब देखना। लेकिन पापा ये मेरे फ्रेंड्स हैं। बेटा तू रईस बाप की औलाद है, हमारा एक स्टेटस है, और इन 2 कौड़ी के बच्चों की ना कोई औकात नहीं है। अरे अपने पुत्र को कोई ऐसी बातें सिखाता है क्या? माल हिफाजत से पहुंच गया। आ गया। हाय फ्रेंड्स। ओ न्यू फोन, लेटेस्ट मॉडल है ना? अरे वाह, मेरी फैमिली में तो सिर्फ पापा फोन रखते हैं, और वो भी पुराना सा। और तेरे पास न्यू फोन? हाँ, मेरे डैडी ने मुझे गिफ्ट दिया। बच्चों, आप बहुत लकी हो जो आप इस डांस स्कूल से डांस सीख रहे हो, और आप इसलिए भी लकी हो कि आपके स्कूल वालों ने आपके टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने का मौका दिया। मैं डांस किड्स डांस रियलिटी शो का ऑडिशन ऑर्गेनाइजर हूँ, और आपको भी उस शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर को इस शो के ऑडिशन चंडीगढ़ में होने वाले हैं, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर सकता है, और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी सिर्फ 5,000 रुपए। सर ये मेरी वाइफ है प्रियंका, कल रात से इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कल रात कितने बजे से मिसिंग? करीब 10 बजे से। क्या दोनों मियां बीवी में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका करती क्या है? हाउसवाइफ है सर, लेकिन कुछ दिनों से उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। कौन से इंस्टीट्यूट में? मालूम नहीं सर। आपको मालूम नहीं? पता नहीं सर, प्रियंका ने कभी नाम नहीं बताया। सर प्रियंका का फोन 21 अक्टूबर की रात लगभग 10:15 बजे उसके घर के पास वाले एरिया में ही बंद हुआ था। प्रियंका का हस्बैंड तो कह रहा था कि प्रियंका रात को 10 बजे कहीं चली गई, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? एक काम करो, दोनों मियां बीवी के रिश्ते के बारे में पता करो, और ये भी चेक करो कि उनके घर के आसपास कोई सीसीटीवी है क्या। कम से कम इतना तो कंफर्म करें कि प्रियंका रात को 10 बजे वाकई अपने घर से बाहर कहीं गई थी। सर एक और बात, प्रियंका का फोन बंद होने के 15 मिनट पहले उसने एक ब्यूटी नाम की लड़की से बात की थी। कौन है ब्यूटी? सर प्रियंका के घर के पास वाली कॉलोनी में रहती है। हेलो। ओए आज तूने किराया देने के लिए बुलाया था, कहाँ गायब हो गया? वीर जी मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं कल ना आपको पक्का किराया दे दूंगा। अगर कल तक तूने किराया ना दिया ना तो तेरा सारा सामान चक के मैंने बाहर मार देना है, समझ गया ना? ये घर किसका है? मेरा जी। हमें आपका सीसीटीवी चेक करना होगा। यहाँ पे किराएदार रहते हैं और वो कहीं गए हुए हैं, चाबियां तो उन्हीं के पास हैं जी। ये सामने वाले घर में संतोष और प्रियंका नाम का कपल रहता है। संतोष ने प्रियंका की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई। तुम जानते हो उन दोनों को? मैं कुछ नहीं जानता जी। जो यहाँ रहते हैं उनका नंबर नोट करो। यस मैम। देखो आसपास कोई और सीसीटीवी है क्या?
और पड़ोसियों से पता करो संतोष और प्रियंका के बारे में क्या जानते हो। ओके मैम। टीवी देख रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो मुझसे? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? हाय आदित्य। अरे हाय, तुम लोग को पता है मैंने ना ऑडिशन के लिए सॉन्ग सिलेक्ट कर दिया और अपना मैं स्टेज पे आग लगा दूंगा, देख लेना। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ले। मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पापा मुझे ऐसे ही टॉप 10 में सिलेक्ट करवा देंगे। वो कैसे? किसी को पता ना मत। मेरे पापा ने ना वो रियलिटी शो वाले जो अंकल है ना, उनको 10 लाख रुपए दिए। क्या तेरे पापा ने उन्हें रिश्वत दी है? मेरे पापा सब कुछ कर सकते हैं और हाँ, मैं टॉप 10 में सिलेक्ट होऊंगा और मैं ही फर्स्ट नंबर आऊंगा। सर प्रियंका मेरी दोस्त है और हम लोग अक्सर फोन पे बातें करते रहते थे। 21 अक्टूबर को आप दोनों में क्या बातें हुई थी? आज ना मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने उसको कभी नहीं बदल सकती यार। अब तो उसने सारी हदें पार कर दी। सर भले ही प्रियंका ने लव मैरिज की थी, लेकिन वो खुश नहीं थी संतोष के साथ। अगर संतोष की जॉब नहीं लग रही है तो क्या इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? बल्कि मैं तो उसे ये भी कहती हूँ कि मैं जॉब कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात से उसका ईगो हर्ट हो जाता है और पता नहीं उसे क्या हो गया, वो हर किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालने लग गया है। सर प्रियंका ने मन बना लिया था संतोष को छोड़ने का, लेकिन मानो संतोष ने उसे कैद कर लिया हो। सर उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया था और मुझसे मिलना भी। मुझे तो लगता है कि कहीं संतोष ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। सिर्फ 25% की पेमेंट से क्या होगा? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वो भी कैश। और कब तक वापस जाएंगे? जल्दी चलो ना। एक मिनट बेटा, अर्जेंट कॉल है। 5 मिनट रुको। मैं क्या बोल रहा था? देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज शाम तक पैसे चाहिए। हाँ, जो भी हो सकता है करो, आज शाम को मैं कॉल करूंगा वापस। आदित्य कहां गया? ये लड़का भी ना। आदित्य! इक्कीस अक्टूबर रात 10 बजे की फुटेज। 21 अक्टूबर को रात 10 बजे जब तुम्हारी बीवी घर से गई, तुम उसके पीछे जाते हुए साफ दिखाई दे रहे। अब बोलो, क्या छिपा रहे हो? सर मैं तो उसे रोकना चाहता था, मैं उसके पीछे भी गया था, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई, मिली नहीं। तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना उस रात उससे। शराब पीकर नशे में धुत होकर तुम घर आए, तुम्हारा और प्रियंका का झगड़ा हुआ, तुमने आपा खो दिया, तुमने प्रियंका के साथ कुछ किया, उसको गायब किया, फिर खुद को सच्चा साबित करने के लिए हमारे पास आ गए, मिसिंग कंप्लेंट लिखा। नहीं सर, माना कि हमें एक दूसरे से बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार भी उतना ही करते थे। क्या बात है प्रियंका, पहले हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और अब हम साथ होकर भी उखड़े उखड़े से रहते हैं। प्रियंका, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हमें बात करनी होगी। बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, क्या छिपा रही हो? अगर मैं बोलूंगी ना तो तुम सुन नहीं पाओगे। लेकिन सर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छिपा रही है। क्या छिपा रही है? अफेयर? नहीं नहीं सर, वो मुझे धोखा देने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन प्रियंका अपनी हर बात अपनी फ्रेंड ब्यूटी से शेयर किया करती थी। सर मुझे तो लगता है ब्यूटी की वजह से ही प्रियंका और मेरे बीच दूरियां आई थी। लेकिन ब्यूटी को लगता है कि तुमने अपनी बीवी के साथ कुछ किया होगा, तुमने प्रियंका को गायब कर दिया। सर वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। मुझे लगा था प्रियंका उस रात ब्यूटी के घर गई थी, मैं उसे ढूंढने वहां गया भी था। प्रियंका! प्रियंका यहाँ पर नहीं है। प्रियंका! प्रियंका! मैंने कहा ना वो यहाँ पर नहीं है, और दोबारा शराब पीकर नहीं आना है यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से। प्रियंका! लेकिन ब्यूटी प्रियंका को गायब क्यों करेगी? ब्यूटी प्रियंका के भाई विवेक की पुरानी दोस्त है। प्रियंका के भाई और उसके पापा हमारी शादी के खिलाफ थे,
शायद उनके कहने पर ही ब्यूटी ने प्रियंका को मुझसे दूर करने की कोशिश की थी। लेकिन जब हमने पूछा तब तुमने कुछ नहीं बताया। सर मैं बताना चाहता था लेकिन नहीं बताया। कोई बात नहीं, अब बताओगे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अपने पुत्र का तक ध्यान नहीं रख सकते। मैंने मेरे आदित्य चाहिए, मेरे आदित्य को ढूंढ के लेकर आओ। भैया मेरा आदित्य खो गया भैया। भी आप चिंता मत कर, आदित्य को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आदित्य, क्या हुआ जीजा जी? अगर अपने बेटे आदित्य को बचाना चाहते हो तो जल्द से जल्द 10 लाख कैश का इंतजाम करो। रिप्लाई क्यों नहीं किया बे? अब 10 लाख के बजाय 20 लाख कैश देने होंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन क्यों किया बे? अब 30 लाख देने पड़ेंगे, नहीं तो तेरे बेटे को काट डालूंगा। पुलिस को बताने की गलती मत करना। अगले मैसेज तक 30 लाख कैश तैयार रखिए। भैया कौन है ये लोग? किसका नंबर है? ऐसे क्रिमिनल्स फेक आईडी का इस्तेमाल करते हैं। मैं लोकेशन ट्रेस करके बताता हूँ तुझको। सूरज, उसने धमकी दी है कि पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। तुम प्लीज दूर रहो इससे। जीजा जी, आप पुलिस कंप्लेन करो या ना करो, लेकिन मैं उसका मामा हूं और मेरा फर्ज बनता है। और वैसे भी आपके पास 30 लाख कैश कहाँ है जो इंतजाम करेंगे आप? वो मैं कर लूंगा। जी, आईडी ऑफिसर नागेंद्र सिंह, चारों तरफ अच्छे से तलाशी शुरू करो। क्या बात है सर, आप सब यहाँ? दयाल, हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है। 12th क्लास के जो पेपर लीक हुए थे उसमें तुम इन्वॉल्व थे, और पेपर लीक करके तुमने बहुत ब्लैक मनी बनाया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच अभी सामने आ जाएगा जब ये हमारी टीम वो पूरा ब्लैक मनी यहाँ से ढूंढ के निकालेगी। हमारे पास सर्च वारंट है, तो चुपचाप खड़े रहो। मैं जानता हूं दया, तुमने तुम्हारे दूसरे घर में भी करोड़ों रुपए छुपा रखे। अब तो मान ले ये सारा ब्लैक मनी तूने पेपर लीक करके बनाया है। और हम ये भी जानते हैं कि तू सिर्फ इस खेल की एक छोटी सी मछली है, मगरमच्छ कोई और है। तो बता, मगरमच्छ कौन है? सर, ये संतोष तो कुछ कबूल ही नहीं कर रहा। लगातार यही कह रहा है कि प्रियंका उस रात ब्यूटी के घर गई थी। तो जिस रात प्रियंका गायब हुई थी उस रात ब्यूटी की एक्टिविटी पता करो, और प्रियंका के भाई और फादर के बारे में पता करो। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते। आप मुझे सर से मिलना, आप रोक नहीं सकते मुझे। सर, आनंद, कौन है आप? सर, मैं जन जागृति पार्टी का नेता नकुल सचदेव। बोलिए। सर, संतोष दोस्त है मेरा, और आपने बिना किसी सबूत के अंदर कर दिया उसे। ये प्रियंका के बाप और भाई के कहने पे किया ना आपने? सर, मैं अपने समुदाय के लोगों के साथ में ऐसा नहीं होने दूंगा। देखिए, हम यहाँ पर जात पात या मजहब देकर किसी को इंटरगेट नहीं करते, और रही बात अंदर करने की, तो हमने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो हमारे शक के दायरे से बाहर हो जाए। लेके जाओ इन्हें। चलिए। उन्हें मैसेज करिए कि हम पैसे लेकर आ गए। हाँ। बैग पत्थरों के पास रखकर चले जा, आदित्य तेरे पास आ जाएगा। ठीक है।
कोई अपडेट? नहीं सर, बैग अभी तक अपनी जगह से हिला नहीं है। सर मूवमेंट हो रहा है। वो लोग संतू नगर की तरफ जा रहे हैं, पैसे लेकर। क्विक चल। पैसे निकाल लिए और भाग गए चले। माना 21 अक्टूबर को प्रियंका आपके घर नहीं आई होगी, लेकिन जिस रात से प्रियंका गायब हुई उस रात से लेकर अगले 3 दिन तक एक आदमी लगातार आपके घर के पास मंडरा रहा था। ये वो आदमी। पहचानती हूँ उसे? कौन है? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती, लेकिन हाँ, कई दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है। देखो हाँ बोलो। सर आइए। सर यही है उस राजेश का मकान जो मैं ब्यूटी के साथ दिखा था। राजेश यहाँ किराए पे रहता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ताला है। ये दलजीत मकान मालिक। ये राजेश करता क्या था और आपके यहाँ कितने अरसे से रह रहा था? 3 महीने से जी। कहता था जी कोई पेंटिंग आर्टिस्ट है। सर वो आदमी ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। हाँ लेकिन मैंने कई बार उसे देखा था, वो हमारे घर की तरफ देखता रहता था। सर ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि राजेश की प्रियंका पर बुरी नजर थी। सर प्रियंका की तस्वीर, भले 3 महीने पहले वो यहाँ पर किराए पर रहने के लिए आया होगा, लेकिन मुमकिन है वो प्रियंका को पहले से जानता हो। प्रियंका की तस्वीरें, ये बाइनोकुलर कैमरा, 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो प्रियंका को लेकर वो ऑब्सेसिव था, या फिर किसी खास मकसद से वो यहाँ रह रहा था, इसलिए उसने प्रियंका के बिल्कुल सामने वाला घर किराए पर लिया। इस राजेश की बैकग्राउंड चेक करो और ये भी पता लगाओ कि इसका ब्यूटी के साथ क्या कनेक्शन है। हेलो, हटिए हटिए, साइड हटिए। सर आइए। बॉडी कहाँ? सर यहाँ। हटो हटो, चलो हटो हटो। सर एक राहगीर ने सबसे पहले बच्चे की लाश देखी और हमें इन्फॉर्म किया, पूछताछ की, लेकिन किसी ने बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं किया। सारे मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, शायद कहीं कोई कंप्लेंट फाइल हुई। बहुत घमंड था ना आपको अपने पैसे पर। अब बोलो कहाँ है मेरा पुत्र? आज मेरा पुत्र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से दूर है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। भैया, भैया आदित्य को कुछ पता चला? कहाँ है मेरा बेटा? पूछो ना इससे, कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ सूरज? घनौर पुलिस को आदित्य की लाश मिली है। नहीं, नहीं, सच नहीं, मेरा बच्चा नहीं, नहीं हो सकता। मेरा आदि। सर राजेश ने रेंट एग्रीमेंट में जो अपना नेटिव एड्रेस दिया था, राजेश वहां भी नहीं मिला है। मैंने खबरियों को लगा दिया उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और राजेश का ब्यूटी से कोई कनेक्शन? नहीं सर, ब्यूटी और राजेश के सीडीआर में कुछ नहीं निकला है, लेकिन प्रियंका के सीडीआर में एक एंगल निकला है। वो 3 महीने से अपनी फैमिली के टच में थी। उसके फोन से उसके फादर को लगातार कॉल्स हुए हैं। प्रियंका ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और संतोष के मुताबिक कि प्रियंका तो अपने माँ बाप के टच में थी ही नहीं। प्रियंका के पेरेंट्स से मिलो। सर जिस बच्चे की लाश हमें मिली थी उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम आदित्य है। अब तुम आजाद हो। मैम मानते हैं हम प्रियंका और संतोष की शादी के खिलाफ थे, लेकिन प्रियंका को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो 3 महीने पहले हमसे मिलने आई थी। प्रियंका?
क्या लेने आई है यहाँ पर? कैसी है पुत्र? पापा जी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम, हमने सारी पुरानी बातों को भुला दिया। उस दिन के बाद वो अक्सर फोन करती थी और मिलने भी आती थी। अगर उस दिन हमने उसे रोक लिया होता ना तो वो संतोष। कमाल है, आप लोगों को संतोष पे शक था तो आप लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? प्रियंका का फोन 1 हफ्ते से बंद है, वो गायब है, तो आप लोग अब तक क्या सोच रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने प्रियंका को संतोष से अलग करने के लिए उसे कहीं गायब करवा दिया? आप गलत समझ रही हैं। हमें तो आज ही पता चला कि हमारी प्रियंका गायब हो गई। आज पता चला? क्यों? प्रियंका की सहेली ब्यूटी ने पहले नहीं बताया आपको? आपका बेटा 7 दिन से गायब था, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों की? सर, आदित्य किडनैप हो गया था और किडनैपर्स ने 30 लाख रुपए फिरौती मांगी थी। सर, मैंने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन फिर भी। इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? सर, मेरा साला दौलतपुर थाने में सब इंस्पेक्टर, उसने मुझसे जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। हमारे एरिया का केस था और आपने हमें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सर, मैं मानता हूँ कि मुझे इस केस के बारे में ऑफिशियली आपको बताना चाहिए था, लेकिन किडनैपर्स ने धमकी दी थी कि मैं पुलिस को इन्वॉल्व ना करूँ, और आदित्य का मामा होने के नाते मुझे इस केस को अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। और क्या इन्वेस्टिगेट किया आपने? क्या इन्वेस्टिगेट किया आपने? बच्चा मरा हुआ मिला। सर, मुझे भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। सर, क्रिमिनल इतने शातिर थे कि फेक नंबर की आईडी से फिरौती के मैसेज कर रहे थे। मैंने पैसों के बैग में फ़ोन भी रखा था कि जीपीएस सिस्टम से उनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकूं, लेकिन सर वो क्रिमिनल इतने शातिर थे कि मुझे भी मिसलीड कर दिया उन लोगों ने। तो आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन से कम इतना तो पता लगाया होगा कि वो कौन हो सकते थे? हाँ सर, आदित्य थोड़ी दिन बाद एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला था। उसको टॉप 10 में लाने के लिए मेरे जीजा ने एक दिलीप नाम के आदमी को 10 लाख रुपए दिए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला है कि वो आदमी भी फरार हो चुका है सर। सर, वो आदमी खुद को डांस किड्स डांस के रियलिटी शो का ऑडिशन ऑर्गेनाइजर बुला रहा था। मैं उसकी बातों में आ गया। सर, अब मुझे पता चला कि उसने मेरे अलावा कई बच्चों के पेरेंट्स को चूना लगाया है। जाओ, जहाँ जाना है जाओ। एक बार बोला ना मैंने, मेरा पेपर लीक स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास एमडीएम स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर दयाल का स्टेटमेंट है, ये देखिए। सर, मैंने जो कुछ भी किया है कौशिक बजाज के कहने पे किया। मेरे से ज्यादा ब्लैक मनी तो आप उसके घर पे मिलेगी। बकवास कर रहा है ये मुझे फंसाने के लिए। ठीक है, तो फिर तलाशी ले लेते हैं, हमारे पास सर्च वारंट भी है। देख रहे हो ना, ये बेशुमार दौलत मेरी सबको मालामाल कर दूंगा, सबको। मुझे मालामाल करेगा तू? अब ये तेरा काला धन देश के काम आएगा। सर, ये वही दिलीप नाम का आदमी है जो डांस किड्स डांस शो के स्कैम में शामिल था, और उसने आदित्य के पिता सहित और कई बच्चों के पेरेंट्स को झांसा देकर 10-10 लाख रुपए लिए थे, और शो वाले कह रहे कि वो उसे जानते तक नहीं। तो अगर ये ठग पहले इतने स्कैम करके लाखों रुपए कमा चुका है, तो ये किडनैपिंग जैसा संगीन जुर्म करके और 30 लाख कमाने का रिस्क लेगा? सर, आपको क्या लगता है? आप पता लगाओ इस दिलीप का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। सर, कंट्रोल रूम से अभी फोन आया था, चंडीगढ़ हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली है। चलो पीछे हो जाओ, पीछे जाओ, पीछे करो इनको, पीछे करो, पीछे करो। तो प्रियंका है? सर, लाश देखकर लग रहा है कि मर्डर हाल ही में हुआ है, लेकिन प्रियंका तो 15 दिन पहले गायब हुई थी।
पैर पे जो निशान लग रहा है शायद कहीं बंदी बना कर रखा गया था, शायद यहाँ लाकर मारा गया। आसपास पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा, और जितने भी सीसीटीवी हैं रास्ते में सबको खंगालो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। आमतौर पे ऐसे मामलों में रैंसम की मांग आती है, लेकिन प्रियंका के केस में फिरौती नहीं मांगी गई। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि शायद ये क्रिमिनल्स प्रियंका की जानने पहचानने वाले थे। सर, प्रियंका की मौत गला स्लिट करने की वजह से ही हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर 5 नवंबर की शाम को हुआ। सर, राजेश के मामा के बारे में पता चला है, जैसर में रहते हैं। राजेश वहाँ छिपा हो सकता है। उठाओ उसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। प्रियंका को कब से जानता था और कैसे जानता था? सर सिर्फ 3 महीने से, जब से मैं उस घर पे किराए पे रहने आया था। सर जब से मैंने उसको देखा था तब से मुझे प्यार हो गया था सर उसको। और उसकी दोस्त ब्यूटी, उसका पीछा क्यों कर रहा था? सर मैं हमेशा प्रियंका का पीछा करता था, और मुझे पता है कि वो हमेशा ब्यूटी के घर जाती थी। इसलिए जब प्रियंका गायब हुई तो मुझे ये लगा कि वो ब्यूटी को पता होगा कि वो प्रियंका कहाँ है, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा था सर। अब तेरा आगा पीछा हम एक करेंगे। बोल, क्यों मारा प्रियंका को? सर मैंने नहीं मारा सर प्रियंका को, लेकिन मुझे इतना याद है कि 21 अक्टूबर की रात को मैंने प्रियंका को एक कार में बैठते हुए देखा था। चल, कार का नंबर बोल। सर उस गाड़ी का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ सर वो गाड़ी में जो आदमी था उसका चेहरा मुझे याद है। सर वो आप बनवाते हो ना सर वो स्केच, सर मैं वो स्केच बनवा सकता हूँ उस आदमी का। तुझे कार का नंबर याद नहीं, लेकिन प्रियंका जिस आदमी के साथ गई उसकी शक्ल याद है? सर मैं प्यार करता था सर प्रियंका से। किसी आदमी के साथ उसको देखता था ना तो मैं सिर्फ बर्दाश्त नहीं होता था सर, मैं जल जाता था। तो सर आप बताइए उस आदमी का चेहरा मेरे दिमाग में क्यों नहीं छपेगा सर? साहब इस आदमी की कोई खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लग रही है, लेकिन आदित्य के 2 दोस्त हैं, जुगनू और सिम्मी, दोनों काफ़ी गरीब घर के हैं सर। लेकिन अभी आस पड़ोस से पता चला है कि उनके पास अचानक ही काफ़ी पैसा आ गया, और जिस हिसाब से वो लोग आए दिन खर्च कर रहे हैं मुझे तो डाउट हो रहा है। तो 4 लाख रुपए तुम दोनों को सड़क पर पड़े हुए मिले थे? हाँ अंकल। कौन सी सड़क पर? बोलो बोलो, कहाँ मिले थे? झूठ बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, डरो मत। देखो अगर सच बोलोगे तो हम ये समझ लेंगे कि बच्चे हैं, नादान हैं, गलती हो गई, छोड़ देंगे। लेकिन अगर झूठ बोलोगे या कुछ भी छुपाओगे तो तुम दोनों तो फंसोगे ही, तुम्हारे मम्मी पापा भी मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं सर, वो सिर्फ हमने वो डांस कंपटीशन के लिए किया था। डांस कंपटीशन के लिए तुम दोनों ने क्या किया था? कहाँ है अजगर? तुमने आदित्य को किसके कहने पर किया था? और वो 30 लाख आदित्य के फादर से किसने मांगे थे? हम नहीं मांगे थे सर। ये सब कहाँ से सीखा तुम दोनों ने? एक क्राइम शो देख के। पर अंकल हमारे साथ भी चीटिंग हुई। उन पैसों में से 10-10 लाख रुपए हमने उन दिलीप अंकल को भी दिए थे, पर वो हमारे पैसे लेकर भाग गए। आदित्य ने हमें बताया था कि उसके पापा ने उनको 10 लाख रुपए दिए थे ताकि वो टॉप 10 में आ सके, और हम भी टॉप 10 में आना चाहते थे, इसलिए हमने 10-10 लाख रुपए दिलीप अंकल को दिए थे। तो ये किडनैपिंग का आइडिया तुम दोनों को उस दिलीप अंकल ने दिया था? नहीं, ये आइडिया हमें गोविंद अंकल ने दिया था। ये इनके गोविंद अंकल आपके पड़ोस में कहाँ रहते हैं? 15-16 साल के 2 बच्चों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया था कि लगभग हर न्यूज चैनल, हर अखबार में उनकी चर्चा हो रही थी। उन बच्चों के नाम और पहचान को छुपा के रखा था, लेकिन उनके अपराधों के पीछे जो 2 नाम थे, दिलीप और गोविंद, वो दोनों पुलिस की पहुंच से बाहर थे। वहीं काफी कोशिशों के बाद प्रियंका मर्डर केस में पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली थी, पुलिस एकेडमी में मैंने उसके साथ ट्रेनिंग ली थी। उससे एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो हमारे केस के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। मैंने तुम्हारे उस केस के बारे में सुना था
जिसमें 2 टीनेजर बच्चों ने एक वो भी एक क्राइम शो देखकर सिर्फ क्राइम शो देखकर नहीं, बल्कि अपने एक नेबर से इन्फ्लुएंस होकर। इन्फ्लुएंस होकर? ये देख, ये वो आदमी उस दिन से गायब है। ये आदमी तो हमारे थाने के एक केस में मोस्ट वांटेड है। सब फिर मेरी फ्रेंड ने कुछ और क्रिमिनल्स के स्केचेस दिखाए जो इस गोविंद के साथ क्राइम में इन्वॉल्व थे। ये सबके सब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। एक मिनट, राजेश ने जो स्केच बनवाया था स्केच से मैच करता। ब्लैक मनी रखने वाला एक को बकरा मिला है, उसको भी हलाल करना है। सर, मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये क्रिमिनल्स फेक रेड्स को अंजाम देते हैं। कई दिनों की सर्वेलेंस के बाद ये ऐसे टारगेट्स चूज करते हैं जिनके घर में ब्लैक मनी हो। इसी के चलते इन्होंने एक स्कूल प्रिंसिपल के यहाँ भी रेड डाली थी, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल दयाल ने सुसाइड कमिट कर लिया था। पर सवाल यह है कि प्रियंका एक सीधी सादी नॉर्मल हाउसवाइफ थी, उसका इन शातिर क्रिमिनल से क्या ताल्लुक था? एक काम करो, ये स्केच प्रियंका के हस्बैंड, भाई और फादर को दिखाओ, और जुगनू और सिमी को भी दिखाओ। हो सकता है उन्होंने इनमें से किसी को गोविंद के साथ देखा। प्रियंका इसके साथ गई थी? तुम पहचानते हो इसे? पुलिस, भागो! चलो इस गाड़ी में। 6 महीने पहले जब 12th बोर्ड के पेपर लीक हुए थे तो मेरे एक दोस्त ने वो पेपर बेचकर बहुत पैसा बनाया था। उसी से मुझे पता चला कि इस स्कैम में MDM स्कूल के प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट है। उन लोगों ने सब बहुत ब्लैक मनी बनाया था साहब। और तुम लोगों ने नकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन के उनकी ब्लैक मनी जब्त कर ली। अब वो इसकी शिकायत करते तो करते भी कैसे? मरता क्या ना करता। इसी डिप्रेशन में प्रिंसिपल दयाल ने खुद में तू वो दोनों बच्चे जुगनू और सिमी उनके एरिया में रहने क्यों गया था? सर, इस बार मनीष भाई ने डांस के फेक ऑडिशंस का। तो इस स्कैम में भी तुम लोग इन्वॉल्व हो? तो वो कहाँ है, वो ऑडिशन मास्टर दिलीप? वो भी मेरा ही आदमी है। कहाँ है वो? सर, वो अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने गया है। अब जरा ये भी बता दो कि प्रियंका का तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि आखिरी बार प्रियंका तुम्हारे साथ देखी गई थी। वो मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है। उस दिन रास्ते में उसको मैंने देखा। भाभी जी, आप यहाँ? वो मैं ऑटो स्टैंड जा रही थी। अरे मैं छोड़ देता हूँ ना, आइए ना बैठिए। उसके बाद मैंने उसको अगवा कर लिया। टीवी देखो। हाँ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? और अपने दोस्त को तोहफे में दे दिया। कौन दोस्त? सर मैं प्रियंका को पसंद करता था सर, पर प्रियंका मेरे दोस्त संतोष से प्यार करती थी। मैंने तो सर खुशी खुशी शादी करवा दी थी सर दोनों की। सर मनीष मेरा कजन है सर वो मेरा सेक्रीफाइस कभी समझा ही नहीं। उसे तो ये लगता था कि मैं प्रियंका को पाना चाहता हूँ, और फिर प्रियंका गायब हो गई एकदम। सर मुझे तब भी नहीं पता था कि ये मनीष ने प्रियंका को किडनैप किया सर। और फिर अचानक से उसने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया। नकुल, तेरे मुझ पे बहुत एहसान है यार। आज मैं तुझे एक ऐसा तोहफा दूंगा ना जिससे तेरा हर एक एहसान उतर जाएगा। कैसा तोहफा? ये देख, बहुत हिफाजत से रखा है इसे, सिर्फ तेरे लिए मेरे भाई। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या किया तूने? डरो मत, अब तुम आजाद हो। सर संतोष उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर चुका था सर, और अगर मैं प्रियंका को छोड़ देता सर तो आपके सामने सफाई देना मुश्किल हो जाता और मेरा बना बनाया पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाता सर। इसलिए प्रियंका को आज़ाद करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं सर। और फिर मेरे कहने पे मनीष ने उसे। जाओ, जहाँ जाना है। जिसके कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, उसे एक तोहफा समझ के किसी को भेंट चढ़ा दिया गया। औरतों के ऊपर शर्त लगाना, उन्हें जुए में हारना, उन्हें बेच देना पैसों की जरूरत के लिए।
औरत कोई कमोडिटी है क्या? कोई व्यापार की वस्तु है क्या? बस बहुत हो गया। अब हमारे समाज को औरतों की अहमियत समझनी होगी। हर औरत को एकजुट होकर अपने मान सम्मान के लिए लड़ना होगा। ऐसे मंचलों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि अब एक औरत पर वार, हर औरत का भार। रस्सी मिलेगी? कैसी रस्सी? नायलॉन वाली? कोई भी हो, लेकिन मजबूत होनी चाहिए। 50 किलो तक का वजन उठा सके ऐसी कोई। ऐसा क्या उठाना है भाई? लाश को बांधकर ऐसे छत से टांगना है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत सारा फर्नीचर है, उसे टेम्पो से बांधना है। अब फिर तो ये नायलॉन वाली सही रहेगी। 10 मीटर। आमतौर पे गुनाह की वजह लालच, जलन, आपसी रंजिश होती है, लेकिन कई बार कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें लॉजिक के साथ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जुर्म के पीछे का जब मकसद ही समझ ना आ रहा हो तो मुजरिम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की इस श्रृंखला में। थोड़ा सा फीवर है, चला जाएगा। चलो बेटा मैं चलता हूँ। पापा प्लीज थोड़ी देर रुकिए ना। बेटा तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मम्मी आ जाएगी तो मुझे देख के गुस्सा हो जाएगी। कितनी गुस्सैल है ना। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मोक्षा को चोट लगी। मोक्षा बेटा, माय गॉड कितनी सारी लग गई। बेटा दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? नहीं मम्मा, हम ओके। मम्मा मुझे भूख लगी है, अब कुछ बना के लाओ ना। क्या खाएगी मेरी बेटी? स्वीट कॉर्न सूप। मैं चलता हूँ। पापा देखो ना कितनी चोट लगी है। बेटा कुछ समय की बात हो रहेगी, फिर मैं और आप हमेशा एक साथ रहेंगे। दो मिनट बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि डिवोर्स के बाद मोक्षा की कस्टडी तुम्हें मिलेगी? गलतफहमी किस बात की है? मुझे कंफर्म है, मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाता हूँ, उसकी परवरिश अच्छे से कर सकता हूँ। दैट्स इट, सिंपल। बच्चे की परवरिश के लिए पैसों की नहीं, माँ के प्यार की जरूरत होती है। माँ के प्यार की? माँ को फोन नहीं किया, बाप को फोन किया। कहाँ थी तुम जब उसको चोट लगी थी? ऑफिस में थी मैं, और वैसे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर ऑफिस की। तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम काम करती हो, हम कोई काम ही नहीं करते यहाँ पर। सारी सप्लाई हैंडल करता हूँ, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्लाइंट से गालियां पड़ती है, तुम्हारे बॉस की तरह नहीं। बॉस कहाँ से आ गया हम दोनों की? बोलवाओ मत, मुंह मत खुलवाओ मेरा तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में मेरी परमिशन के बिना आने की हिम्मत भी मत करना तुम। और हाँ, डिवोर्स के बाद मोक्षा की कस्टडी तो क्या, उससे मिलने के लिए भी तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, समझे तुम? मैं भी देखता हूँ कि मेरी बेटी से मिलने के लिए तुम उसको रोक कैसे सकती हो। माँ हूँ मैं उसकी। तो मैं उसका बाप हूँ। मोक्षा, मोक्षा, मम्मा आ गई बेटा। मोक्षा, 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 कहाँ चली गई है? बिना बताए कहाँ कहाँ चली जाती है। इसकी फ्रेंड को फोन लगाती हूँ। हेलो तुति, मोक्षा की मम्मी बोल रही हूँ। मोक्षा तुम्हारे यहाँ पर आई है क्या? नहीं तो आंटी। मुझे लगा वो स्कूल से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली गई होगी।
वो तो 1 वीक से स्कूल ही नहीं आ रही। क्या पूरे 1 वीक से स्कूल नहीं आई? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पानी पीजिए। नहीं सर, मुझे पानी नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दीजिए सर। पता नहीं कहाँ गई। एक बात बताइए, आखिरी बार अपनी बच्ची से कब मिली थी आप? आज सुबह सर। स्कूल पास में ही है सर, इसलिए रोज वो खुद ही स्कूल जाती है और कभी कभी हमारी सोसाइटी का वॉचमैन भी उसे स्कूल तक छोड़ देता है। कौन से स्कूल में पढ़ती है आपकी बच्ची? सी कोस्ट इंग्लिश हाई स्कूल। सुबह इनकी बिटिया स्कूल ड्रेस में जाते हुए तो दिखी थी, लेकिन शाम को वापस आते हुए नहीं देखा। तुम दिन भर यहीं थे? हाँ साहब। कोई और ऐसी जगह जहां पर जा सकती है? क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम मेरा? सो रहा था, नहीं पता लगा, पर हुआ क्या है? मोक्षा का सर, मोक्षा अंदर नहीं। अरे लेकिन हुआ क्या है? मोक्षा को कुछ पता नहीं चल रहा अमन, वो कहाँ गई है? यहाँ आई थी क्या तुमसे मिलने? तुम एक बच्चे को संभाल के भी नहीं रख सकती हो, एक नंबर की गैर जिम्मेदार औरत हो तुम। एक मिनट, शांत रहिए आप लोग। उसकी कोई ऐसी दोस्त जिसके पास जा सकती है वो? हाँ सर, उसकी एक स्कूल फ्रेंड है, स्तुति। उसका एड्रेस? मेरी मोक्षा से कल ही बात हुई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो क्लासेस बंक कर रही है। उसने तो मुझे ये कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ रही। क्या मोक्षा पहले भी ऐसे क्लास बंक करती? वो सर कभी नहीं। मोक्षा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो स्टडीज को लेकर बहुत सीरियस है। कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसा दोस्त जिससे वो मिलती हो अक्सर? नो सर, कभी नहीं। हम रोज बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। कल तुम्हारी क्या बात हुई थी मोक्षा से? अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? चल बता, अब कैसी है तेरी तबीयत? ठीक है, अभी नेक्स्ट मंडे से स्कूल आ जाऊंगी। अच्छा तुम ये बताओ, कौन सी स्ट्रीम लेने का प्लान है तुम्हारा 10th के बाद? मुझे तो आर्ट्स लेना है, पर पेरेंट्स साइंस ही दिलाएंगे। मैं भी साइंस ही लेने वाली हूँ। अच्छा है, हम दोनों एक ही क्लास में रहेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता, मोक्षा मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझसे पहले कभी कुछ नहीं छिपाती थी। लोग अक्सर अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है। अरे श्योर, मोक्षा की ड्राइंग बुक है? हाँ सर, ये उसी की है। मोक्षा मेरे क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से एक है और मेरी फेवरेट स्टूडेंट भी है। कोई परेशान कर रहा था उसे? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, एक लड़की थी जिसका मोक्षा के साथ झगड़ा होता रहता था। झूठी झूठी झूठी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, स्कूल में तो ये सब होता ही रहता है। और कोई परेशान करता तो उसे याद कीजिए। नहीं सर, और तो कुछ नहीं पता। मोक्षा वैसे तो एक बहुत ही मजबूत मनोस्थिति वाली लड़की थी, लेकिन अगर माँ बाप के रिश्ते में दरार वाली बात तलाक तक आ जाए तो ये बात तो किसी वयस्क के लिए, एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट के लिए भी हैंडल करना मुश्किल है। फिर मोक्षा तो एक बच्ची थी, इस स्थिति में वो क्या करे उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर इसी बीच में और भी सवाल उठ रहे थे कि मोक्षा अपनी क्लासेस क्यों बंक कर रही थी। ठीक नहीं है, पर ये एक आम बात है टीनेजर्स के लिए अपनी क्लास बंक करना। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे बात इससे बड़ी कुछ है। ऐसा लग रहा था जैसे मोक्षा के गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। मोक्षा ऐसे अचानक कहाँ जा सकती थी? ऐसे कई सवाल थे जो न सिर्फ मोक्षा के माँ बाप के सामने बल्कि पुलिस के लिए भी उलझन बने हुए थे। सर, मोक्षा की मां ने 3 महीने पहले ही डिवोर्स फाइल किया था और मोक्षा के पिता यानी कि अमन वर्मा, उन्हें दारू की लत थी और इसी वजह से उन दोनों में डिवोर्स हो रहा था। सर, दोनों माँ बाप मोक्षा की कस्टडी को लेकर भी केस लड़ रहे थे। मोहल्ले वालों को कुछ पता चला? सर, सभी का यही कहना है कि मोक्षा एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। इनफैक्ट मोहल्ले के बाहर जो दुकान वाले हैं, उन्होंने उस दिन मोक्षा को बैग लेकर वहां से जाते हुए तो देखा, पर वापस आते हुए नहीं देखा। वापस नहीं मतलब कहाँ गई हो? कहीं किडनैप तो नहीं? मुझे नहीं लगता सर, ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। अगर मोक्षा वहां से किडनैप हुई होती तो किसी ना किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा। मतलब जो कुछ भी हुआ है घर से थोड़ी दूर हुआ है और मोक्षा इस वक्त जहां कहीं भी है वो अपनी मर्जी से, लेकिन कहाँ? उसे गायब हुए 30 घंटे से ज्यादा हो गए और ये अच्छी बात नहीं है। तो काम करो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हर जगह पता करो, हर जगह पूछताछ करो।
और पता करो कि जिस वक्त मोक्षा गायब हुई उसका पिता अमन वर्मा कहाँ था। पारुल यार, एक बार फिर सोच ले, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तू कितना डरती है यार। अरे यार, अगर पकड़े गए तो वाट लग जाएगी। लाइफ में रिस्क है तभी तो मजा है ना। वैसे तुझे पता है ना कि मैं कॉलेज नहीं आ रही। अगर कोई पूछेगा तो मेरी तबीयत खराब है इसीलिए, सबको यही बोलना। ओके, बाय। तुम्हारे लिए। वाह शार्दुल, पहन के दिखाओ ना जरा हमें भी। थैंक यू। आपके पास टाइम है? क्या हुआ? बहुत गंदी स्मेल आ रही है। बॉडी देखकर मर्डर नहीं, सुसाइड लगता है सर। लेकिन मात्रे, कोई इतनी दूर यहाँ जंगल में सुसाइड करने क्यों आएगा? और ये लड़की खुद से इतनी ऊपर लटकी कैसे? सर शायद इसने पहले रस्सी पेड़ पर डाला। ये तो किसी गाड़ी के टायर के निशान लग रहे हैं। इसी सुनसान जगह पर कोई गाड़ी में क्यों आएगा? मात्रे, इसके भी फोटो खिंचो और वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि इस उम्र की किसी लड़की की कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। सर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है मोक्षा के बारे में। और सर मोक्षा के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हमने छान मारे। ऐसी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नजर नहीं आई है सर। सारा नॉर्मल ही लग रहा है सर। और सर ये मोक्षा की लास्ट सेल्फी उसके गायब होने से पहले। ये फोटो देख के कोई कह ही नहीं सकता कि वो सुसाइड के बारे में सोच भी सकती। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? चेक करें सर, जल्दी पता लग जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर पोस्टमार्टम में मरने का कारण फांसी से दम घुटना बताया जा रहा है। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कट है बाएं पांव। सर सारे एविडेंस और सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर 2 दिन पहले से लेकर पिछले 1 महीने तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई उनमें से सिर्फ एक का फेस विक्टिम के फेस से मैच कर रहा है। ये है वो लड़की। उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ सर, इसके मम्मी पापा आते ही होंगे। देखिए आप शांत हो जाइए। मैं समझता हूं कि ये वक्त सही नहीं है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन रिद्धि गायब हुई थी उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? कहाँ जा रही? बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ? माँ बाहर मतलब बाहर होता है, आ जाऊंगी। कैसी लड़की है, सीधे मुंह कभी जवाब ही नहीं देती। मुझे लगा कि वो अपनी दोस्त सोनल के यहाँ होंगी। जब मैंने सोनल से पूछा तो उसने मना किया। उसने कहा कि वो उसके यहाँ नहीं आई थी। क्या रिद्धि किसी बात से परेशान थी? पढ़ाई का या फिर किसी और बात का स्ट्रेस? नहीं सर, अभी अभी उसने अपने क्लास में टॉप किया था। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रिद्धि ने खुद से फांसी लगाई थी। गलत लिखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बेटी रिद्धि सुसाइड कभी नहीं कर सकती है सर। हाँ सर, हमारी रिद्धि सुसाइड कर ही नहीं सकती। लेकिन रिद्धि की लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है ना जिसके बारे में आपको पता ना हो, जिसकी वजह से रिद्धि को सुसाइड करना पड़ा। सब समझ रहा है मेरे को साहब। आप मर्डर के केस को सुसाइड का केस बताकर केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव जी अब जरा शांत हो जाइए। शांत तो मैं तभी होऊंगा जब मेरी बेटी के कातिल को आप लोग ढूंढ लेंगे। देखिए हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सच्चाई का पता लगाने की। एक काम कीजिए, आप रिद्धि का मोबाइल हमें दे दीजिए और बाकी रिद्धि की बॉडी को आप ले जा सकते। सर अगर 1 सेकंड के लिए ये मान ले कि ये सुसाइड नहीं है तो रिद्धि को मार कौन सकता है? चलो एक बार मान लेते हैं,
कि पोस्टमार्टम के हिसाब से ये सुसाइड है, लेकिन अगर रिद्धि के माँ बाप इतने श्योर है कि रिद्धि सुसाइड कर ही नहीं सकती, तो मुझे लगता है कि हमें भी मर्डर के एंगल पर नजर डालनी चाहिए। केस क्लोज करने से पहले डबल चेक करने में हर्जी क्या है? एक काम करो, रिद्धि के फोन रिकॉर्ड्स निकालो और सोशल मीडिया भी चेक करो। हमें उसकी पर्सनल लाइफ में और भी पता लगाना होगा सर। और हाँ, क्राइम सीन पर जो गाड़ी के टायर के निशान मिले थे उसके बारे में भी चेक करो। जी सर। देखो भैया, ये कैसा है? ये वाला परफेक्ट है। अगर आप ये वाला शादी में पहनोगे ना तो देखना कविता दीदी आपको देखती ही रह जाएगी। दीदी नहीं, अब वो तेरी भाभी। हाँ हाँ भाभी, अब बचपन से उन्हें दीदी बोल रही हो ना तो टाइम लगेगा आदत चेंज होने में। लेकिन भैया आप ना यही वाला सूट पहनना, क्योंकि शेरवानी थोड़ी सी ओल्ड फैशन है। क्या ओल्ड फैशन है यार, मुझे तो पसंद है शेरवानी। लेकिन भैया अगर आप ट्रेडिशनल पहनोगे तो मुझे भी साड़ी पहननी पड़ेगी। बेटा सभी औरतें साड़ी पहनती हैं, तुम्हारी मम्मी दादी सब। तुम्हें साड़ी से प्रॉब्लम है ना? बाबा प्लीज ना। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, ये सब बाहर का नाप शनाप खाने का नतीजा है। अब बाहर का खाएगी तो उल्टियां करेगी ना। सर, बैग से ये पैसे मिले। इतने सारे पैसे? ये बैग किसका है? ये रिद्धि का बैग है। तो करीब करीब 50-60 हजार रुपए लग रहे। इतने पैसे आपकी बेटी के पास कैसे है? सर वो सर छोटी मोटी नौकरी करती थी, शायद उसी में से बचाया होगा। कैसी छोटी मोटी नौकरी? वो तो नहीं पता। आपकी 15 साल की बच्ची नौकरी कर रही है, वो क्या नौकरी करती है आपको पता नहीं? उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए ये आपने कभी उससे पूछने की कोशिश भी नहीं की? सर, रिद्धि के सोशल मीडिया को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है। उसके फोन का आखिरी लोकेशन आरई ट्रेस हुआ था जहां से हमें उसकी लाश मिली थी। लेकिन सर एक बात है, रिद्धि 1 महीने पहले से किसी गौरव दुबे से देर रात तक बातें करती थी। उसका फोन बंद आ रहा है और एड्रेस भी फेक है। ये गौरव दुबे कौन होगा? शायद सोनल को पता होगा। गौरव दुबे? मैंने किसी गौरव दुबे का नाम नहीं सुना रिद्धि से। और रिद्धि सुसाइड करेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ सोनल, उसके स्कूल में सब ठीक था उसके साथ? ए अखिल, तुझे याद है हमारी बायोलॉजी की बुक्स में बॉयज की प्यूबर्टी के क्या सिम्टम्स थे? नहीं याद है? अबे आवाज बदल जाती है, दाढ़ी भी आ जाती है और मूंछें भी आ जाती है, बिल्कुल रिद्धि की तरह। और उस दिन के बाद से सब रिद्धि को मुच्छर बोलने लगे। उसे लगा अगर वो रिएक्ट ही ना करे तो वो लोग ये सब बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस दिन तो अखिल और निखिल ने हद ही पार कर दी। अखिल और अखिल। सोनल, इसके अलावा रिद्धि कोई और बात से परेशान थी या दुखी थी? उसकी जॉब को लेकर कुछ? जॉब? उसके माँ बाप ने बताया कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करती थी। उसके बैग से काफी कैश भी मिला है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ और क्या काम करती थी? लेकिन सर अगर वो जॉब करती तो वो पैसे उधार क्यों लेती? सॉरी लेट हो गई। वैसे आज चाय और समोसे की पार्टी मेरी तरफ से। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। हाँ तो तुझे पता है मुझे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में एडमिशन मिल गया है। लेकिन उसकी फीस और बुक्स तो बहुत महंगी थी। बाबा मान गए तेरे? बाबा के पास इतने पैसे ही कहाँ, खाने के तो पैसे हैं नहीं उनके पास। मैंने अपने से ही मैनेज कर लिया। अपने से मैनेज कर लिया? कैसे? मैंने जग्गू भाई से 20,000 ले लिए। जग्गू भाई से? जग्गू? सर जग्गू भाई हमारे एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है। मैंने तो सुना है वो कई बार जेल भी जा चुका है। मैंने बोला था रिद्धि को कि जग्गू भाई से दूर रहे। पर सर, रिद्धि के बैग से 20,000 से कहीं ज्यादा रुपए मिले थे।
सोनल, रिद्धि ने किसी और से भी उधार लिए थे? पता नहीं सर, मेरे को तो सिर्फ जग्गू भाई का ही पता है। क्यों दिए थे पैसे उसको? साहब, बच्ची को पैसे की जरूरत थी, अपन तो सिर्फ मदद की है उसकी। मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं तू ऐसे किसी की मदद नहीं करता। देख बे जग्गू, तुझे यहाँ हवालात में बिठाकर तेरी खातिरदारी करने के लिए एक लंबी लिस्ट है केसेस की मेरे पास। फिलहाल प्यार मोहब्बत में मुंह खोल दे, वरना और भी तरीके हैं। चल बता, रिद्धि के साथ क्या बात हुई थी तेरी? मैं बता दो साहब। 20,000 बड़ी रकम है, तू चुकाएगी कैसे? बस एक बार इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हो जाए, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी। अभी तो तू 18 साल की भी नहीं हुई है, नौकरी तो तुझे लगने से लगी। 300% ब्याज लगेगा साल का। वो हिसाब से जब तक तू 18 साल की होगी 2 लाख देना पड़ेगा तेरे को। 2 लाख? हाँ। लेकिन इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो फिर तू तेरा कोई दूसरा रास्ता देख ले। पीछे मुड़ के देख। आ मेरे पास बैठ। मुझसे सब नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तेरे को पैसा भी चाहिए, देने के लिए भी तेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, तो कैसे चलेगा? चल ठीक है, एक और काम है तेरे लिए। क्या? क्या काम दिया था तूने उसे? वो जवान लड़की थी साहब, तो पुलिस को उसके ऊपर शक भी नहीं आ सकता था, इसके लिए मैंने उसे माल बेचने का काम दिया था साहब। हो सकता है कि रिद्धि ने जिसे ड्रग्स बेचे हो उससे उसकी मौत का राज जुड़ा हो। पता करो कि रिद्धि ने किस किस को ड्रग्स बेचे, और साइबर टीम से भी कांटेक्ट करो। गौरव दुबे का फोन ऑन हुआ? नहीं सर। ऑन होते ही मुझे इन्फॉर्म कर। और ये अखिल और निखिल पर भी नजर रखो, पता करो कि मर्डर के वक्त वो दोनों कहाँ थे। जी सर। सर, उस टायर के निशान के बारे में पता चल गया जो हमें क्राइम सीन से मिला। 2 साल पुरानी सीडान मॉडल कार के टायर के निशान। सीडान मॉडल? मात्रे, ये जंगल जैसी सुनसान जगह पर कच्ची सड़क पर कोई गाड़ी लेकर क्यों जाएगा? आरे के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो, पता करो कि मर्डर के वक्त ऐसी कोई सेडान टाइप की गाड़ी वहां से गुजरी थी या नहीं। सर, आरे के ज्यादातर रोड पर सीसीटीवी नहीं है, पर फिर भी मैं पता लगाता हूँ। हेलो मम्मी, सॉरी मैं आपको बिना बताए चली आई। आई नो आप मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। डोंट वरी, शाम 7 बजे बॉम्बे व्यू रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं आपकी वही वेट करूंगी, प्लीज आ जाना। एक्सक्यूज मी मैम, मैं हेल्प यू? वो मेरी बच्ची। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वीडियो मैसेज आया मोक्षा का। मुझे भी मोक्षा का वीडियो मैसेज आया। आप लोग मोक्षा के पेरेंट्स हैं? हाँ, वो कहाँ हैं? उसने आपके लिए एक टेबल रिजर्व किया है। आइए मेरे साथ। मोक्षा ने टेबल आप लोगों के लिए बुक किया था। पर मोक्षा है कहाँ? मैम, वो आपके लिए ये एनवेलप छोड़ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ आप दोनों को एक रखने के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। और मैं एकदम ठीक हूँ स्तुति के घर पे, डोंट वरी। वो आज आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए आई प्लान्ड ऑल दिस। और आपको याद है मम्मा, जब मेरी और स्तुति की 5th क्लास में लड़ाई हो गई थी तो आपने मुझे कहा था कि बात करके सारी थिंग्स सॉर्ट आउट कर ले। और अब देखो, हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बस आप दोनों भी ऐसे बैठिए, बात कीजिए और सारी थिंग्स सॉर्ट आउट करके जल्दी स्तुति के घर पे आ जाइए। मैं आपकी वेट कर रही हूँ। लव यू मम्मा पापा। चलो। आंटी बिलीव मी, मोक्षा यहाँ नहीं है। पर बेटा, वो वीडियो तो उसने तुम्हारे फोन से ही भेजा था ना हमें। हाँ, वो वीडियो काफी दिन पहले रिकॉर्ड किया हुआ था और वो मैसेज भी शेड्यूल था। उसके पास फोन नहीं था ना, इसलिए उसने मेरे मोबाइल से वीडियो बनाया। पर बेटा बताना तो चाहिए था ना। मैं आई एम सॉरी अंकल, मोक्षा का प्लान था कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगी और आप दोनों में फिर से दोस्ती हो जाएगी।
आई एम सॉरी। मेरी मोक्षा सच में गायब हो गई बेटा, हमारी मोक्षा सच में गायब हो गई। मात्रे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ और इन पैरों के निशान के फोटो खिंचवाओ। जी सर। और आजू बाजू चेक करो और कोई एविडेंस मिलता है क्या। मात्रे, सभी पुलिस स्टेशन में पता करो कि इस एज की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। हाँ केलकर साहब, ये वही लड़की है। सर इस फाइल में मोक्षा की सारी डिटेल्स हैं। आई एम श्योर ये केस रिद्धि के केस से जुड़ा है। दोनों केसेस में काफी सिमिलैरिटीज है। एक काम कीजिए पाटिल जी, ये केस आप हमें ऑफिशियली हैंड ओवर कर दीजिए। विल टेक इट डायरेक्ट फ्रॉम हियर। ओके, मोक्षा की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर क्यों किया हमारी बच्ची ने ऐसा? मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को कभी ऐसा कुछ लगा था, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से मोक्षा सुसाइड जैसा कदम उठा सकती? सर मेरी बच्ची क्यों करेगी ऐसा? इतनी छोटी सी बच्ची थी, इतनी सी बस 13 साल की तो थी वो। मोक्षा के कबर्ड से ये कैश और ये कपड़े मिले हैं। सर ये तो काफी महंगे हैं। और ये इतने सारे पैसे, क्या ये सब? सर मैंने कभी उसको इतने महंगे कपड़े नहीं दिला और ना ही कभी इतना कैश दिया सर। क्या हो मिस्टर अमन, आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? सर 30,000 मैंने दिए थे उसको। क्यों? मैं बाप था उसका और तुम मिलने भी नहीं देती थी मुझे उससे। तुम इन पैसों से उसे खरीदना चाहते थे? हाँ मैं। अब क्या फर्क पड़ता है? देखिए, 2 सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। सबसे पहला सवाल कि मोक्षा को अपने घर से इतनी दूर जाकर सुसाइड करने की क्या जरूरत है? एक बात बताइए, आर्य के आसपास उसका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त रहता है? नहीं। और दूसरा सवाल, अगर वो क्लासेस बंक कर रही थी तो जा कहां रही थी? अभी क्या पता सर। इस ब्रांड का प्रेगनेंसी किट नहीं है, कोई और ब्रांड चलेगा? कुछ लड़कियों से झगड़ा तो होता रहता था मोक्षा का, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं था। देखिए मैडम, सीरियस है या नहीं है हम तय करेंगे। किससे झगड़ा होता था उसका? किससे झगड़ा होता था उसका? अक्षता। देखो बेटी, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे और मोक्षा के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। ये क्या कर रही है? ये मेरी नोटबुक है। तेरी है तो क्या हुआ? मेरे पापा रोज मेरी नोटबुक चेक करते हैं। अगर ये सब देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। छोड़ इसे। अगर दोबारा मेरी नोटबुक को टच किया ना तो मैं मैम से बोल दूंगी। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर कर रही हो। और सर एक दिन तो उसने पूनम मैम की चेयर पे च्युइंगम चिपका दी थी। तो आपने बुलाया मोक्षा के पापा को? नहीं सर, ये सब तो मैंने बस उसे डराने के लिए कहा था, क्योंकि उसने मेरी नई साड़ी च्युइंगम से खराब कर दी थी। एंड आई नो कि उस दिन मैंने उसे कुछ ज्यादा ही मार दिया था। लेकिन सर 1-2 दिन में मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। हो सकता है कि टीचर के डर से वो पूरे वीक स्कूल न गई। स्कूल नहीं गई तो गई कहाँ? सर डेड बॉडी के पास से जो जूते के निशान मिले थे वो 8 नंबर के नॉर्मल पैटर्न के रनिंग शूज है, बहुत ही कॉमन है सर। मात्र एक काम करो, रिद्धि की कॉल डिटेल फिर से चेक करो, शायद दोनों केस के कनेक्शन में कुछ मिले। जी सर। एक सीसीटीवी फुटेज मिली। सर ये तो सेम कार मॉडल है जिसके टायर के निशान हमें मिले थे। जरा जूम करना। बस इस गाड़ी के नंबर प्लेट से इस आदमी की डिटेल निकलवाओ और उसको उठा के यहां ले आओ। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट।
सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मोक्षा और रिद्धि को एक ही जैसी रस्सी से मारा गया और दोनों ही रस्सियों पर बिल्ली के बाल भी मिले हैं। बिल्ली के बाल? लेकिन रिद्धि या मोक्षा दोनों में से किसी के भी घर पे बिल्ली नहीं है। मी गौर से देख इसे, गौर से देख इसे। 24 तारीख को एसवी जंक्शन पे तू उस लड़की से मिला था। कुछ याद नहीं आ रहा सर मुझे। याद दिलाने का टॉनिक है हमारे पास, खाएगा? कुछ याद आया सर मुझे सर एक एड्रेस नहीं मिल रहा था तो बस एड्रेस पूछने के लिए गाड़ी रोकी थी मैंने इसके पास। बताता हूँ सर ड्रग्स लिया था मैंने इससे। चाहिए? हाँ सच बोल रहा हूँ सर, उस दिन के बाद मैं इससे कभी नहीं मिला और ना ही कभी उस दिन से पहले मिला था सर, कसम से सर। सर आरे के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं हमने उसे चेक किया। रिद्धि के मौत के वक्त करीब 400 सिंगल मॉडल की कारें वहां से गुजरी और सर ये रिद्धि के कॉल डिटेल्स भी आ गए। कोई खास बात? जी सर, करीब 1 महीना पहले रिद्धि ने किसी जीवन विकास केंद्र को कॉल किया था एक बार। जीवन विकास केंद्र? सर ये एक सुसाइड हेल्पलाइन नंबर है। मोक्षा और रिद्धि 2 लड़कियां, शहर के 2 अलग अलग कोनों में रहने वाली, बिल्कुल अलग माहौल में पली बढ़ी, लेकिन दुनिया की नजरों में वो दोनों खुश थी। इनके सोशल मीडिया पोस्ट देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो जैसा सोशल मीडिया पे दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। इन दोनों लड़कियों के माता पिता को तो असल में मालूम भी नहीं था कि उनकी बच्चियां किस मनोस्थिति से गुजर रही हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम असल में भूलते जाते हैं कि जब हम उस छोटी उम्र में थे तो हमारी मनोस्थिति क्या होती थी, हम किसी भी क्रिया पे क्या प्रतिक्रिया देते थे, हमारे एक्शंस का रिएक्शन क्या होता था। इसलिए शायद कई बार माँ बाप अपने बच्चों के दिल के करीब पहुंच के उनकी समस्याओं को समझ के समाधान देने में नाकामयाब हो जाते हैं और फिर उसका अंजाम क्या होता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। फोन आया होगा सर, लेकिन हम किसी से भी उनका नाम, एड्रेस या पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। हम बस उनसे बात करके उनकी समस्या सुनते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आप कोई तो रिकॉर्ड रखते होंगे ना? हाँ, बातचीत की एंट्रीज होती है हमारे पास, पर सॉरी सर, ये बहुत ही पर्सनल बातें होती हैं, हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। देखिए, हमें एक लड़की की लाश मिली और हम ये तहकीकात कर रहे हैं कि वो वाकई में सुसाइड है या फिर कुछ और। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। हम उनकी पर्सनल बातें इस तरह से किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते। थैंक यू। मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, आगे से ऑर्डर आएगा तो उसे रिकॉर्ड दिखाना ही पड़ेगा। एंड मात्र आई एम श्योर कि रिकॉर्ड में से कोई तो इंपॉर्टेंट बात जरूर सामने आएगी। ठीक है ना? अरे पारुल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय अंकल, वो मैं यहाँ वो अंकल, मेरे कजन को बेबी हुई है ना, तो बस उसी के लिए देखने आए हैं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। ये कविता भाभी के पापा थे। अगर इन्हें पता चल जाता ना तो बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो जाती। तू टेंशन मत ले, अबॉर्शन हो गया है ना, जस्ट ये कमिश्नर के ऑफिस से ऑर्डर्स है। आपके बॉस से तो बात हुई होगी ना? हमें रिद्धि के साथ की बातचीत की रिकॉर्ड्स चाहिए। थैंक यू। तूने सिर्फ तेरी ही नहीं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। कविता के पिताजी आए थे, तोड़ के गए रिश्ता, सिर्फ तेरी इस करतूत की वजह से। भैया आई एम सॉरी भैया। बचपन का प्यार थी उनका। भैया आई एम सॉरी। ठीक है सर, उस दिन वहां से 10 कार निकली थी। लोग शॉर्टकट के लिए वो रोड यूज करते हैं। कि दुनिया प्यार मोहब्बत से नहीं, पैसों से चलती है। स्कूल में भी तो अमीर बच्चे अलग, गरीब बच्चे अलग ही थे।
मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे वो लोग। ये अखिल और निखिल का पता लगाओ। जी सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोलना बंद कर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या किया रिद्धि के साथ? सर बच्चे आराम से। बच्चे हो या कोई भी, खून करने के बाद गुनाहगार है सिर्फ ये। कार से पीछा कर रहा था तो उसका पीछा कर रहे थे या नहीं? हाँ सर, उसके खून से हम दोनों को कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ उसको डरा रहे थे। ये सही मात्रे क्या? सर आरे से एक और डेड बॉडी मिली है, पेड़ से लटकी हुई। सर ये तो सेम टाइप की रस्सी लग रही है जैसा कि मोक्षा और रिद्धि के केस में इस्तेमाल हुआ था। अपने जूतों के निशान देखे? ये तो बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान है जो मोक्षा की बॉडी के पास मिले थे। जी सर, बिल्कुल वैसे ही है। सर विशाल के घर वालों से बात हुई, कल ही उसकी शादी टूटी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये भी एक सुसाइड ही है सर। मात्रे, अब तक सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन है कि ये मर्डर ही, वरना एक ही तरीके की रस्सी से कोई घर से इतनी दूर जाकर सुसाइड क्यों करेगा? ऊपर से दोनों रस्सी पर बिल्ली के बाल, 3 में से 2 लोकेशन पर सेम फुटप्रिंट्स, इन सब में कनेक्शन है। और सर विशाल की बॉडी के पास से ये एक चीज मिली है। ठीक है, निकोटिन गम है सर। विशाल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ सर, उसने भी जीवन विकास केंद्र पर कॉल किया था। ऑफिस बॉय कहाँ है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? ऑफिस बॉय कहाँ है तुम्हारा? वो तो आज छुट्टी पर है। एड्रेस दो उसका। जी सर। चल बेटा, तेरा टाइम आ गया। साहब हमने क्या किया? लोग तेरे से मदद मांगने आते हैं और तुम खून कर रहा है। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू जो च्युइंगम चबाता ना, वो एक डेड बॉडी के पास मिली, समझा? साहब वो हमारी च्युइंगम नहीं है साहब, वो दरअसल हमने चुराई थी। वो विक्रम सेठ की च्युइंगम है। वो हम बेगम को खाना देने जाते हैं ना, वहीं हमें मिली थी, तो हमें महंगी लगी, हमने उठा ली। बेगम? कौन बेगम? सब विक्रम साहब की बिल्ली है, हम रोज से रोज खाना देने जाते हैं। सर विक्रम का फोन बंद आ रहा है, उसे लग गया होगा कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए कहीं भाग न गया हो। सर गौरव का फोन ऑन हुआ है। ट्रेस करो उसे। जी सर। क्या हुआ सर? कहाँ भाग रहे थे? सर क्यों मारे सर? गलतफहमी होगी सर आपको। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया। रंगे हाथ भागते हुए पकड़ा है तुझे। वो स्टूल भी तेरी गाड़ी से मिला था और उस पर जो खून है ना, वो भी मैच हो ही जाएगा। इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तूने खुद हमें एविडेंस तक पहुंचाया है। हाँ सर, मारा है मैंने, सबको मैंने ही मारा है। वो तो ही मरने के लिए आया था तो मरना था। किसी के पेरेंट्स अलग हो रहे थे तो मरना था। किसी की शादी टूट रही थी इसलिए मरना चाहता था। भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, हैं? लेकिन नहीं, ये लोग थे कि इनको तो मरना था। कैसे मारा तूने उनको? कैसे मारा? वो लोग हेल्पलाइन पे कॉल करते थे तो मैं उनका नंबर नोट कर लेता था, फिर अपने पर्सनल नंबर से उनसे बात किया करता था। लेकिन मोक्षा के पास तो फोन था ही नहीं, फिर वो तुझसे कैसे बात करती थी? वो अपना स्कूल बंक करके मुझे पीसीओ से कॉल किया करती थी। मेरी मोक्षा से कल ही बात हुई थी, उसने तो मुझे ये कहा था कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ रही। पहले मैं उनसे बात करके उनका विश्वास जीतता था। भगवान का नौकर हूँ सर, मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। भगवान का नौकर है, उनके लिए काम करता है, तो बाकी की पूरी जिंदगी इसी हवालात में काटना, उसी भगवान का नाम लेते हुए।
विक्रम आम खूनियों की तरह नहीं था। आमतौर पे किसी की हत्या करने के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन विक्रम दरअसल वो दिमागी तौर से असंतुलित था। बहुत पूछताछ के बाद विक्रम ने कबूल किया कि उसने पिछले कुछ सालों में 6 मर्डर्स किए थे। इस केस की खास बात यह है कि जिनका भी खून हुआ वो अंदर से टूटे हुए थे, कमजोर थे, और वो मदद मांगने के लिए विक्रम के पास पहुंचे थे, और विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया। विक्रम जैसे खूनी हमारे इर्द गिर्द कहीं भी हो सकते हैं। अगर रिद्धि, मोक्षा और विशाल के परिवारों ने वक्त रहते जुर्म की दस्तक को पहचाना होता तो शायद इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।